गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक की यूनिट नंबर 3, संकुलों का स्थायित्व। ठीक है, संकुलों का स्थायित्व या संकुल यौगिकों का स्थायित्व दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। संकुल यौगिकों का स्थायित्व, यौगिकों का स्थायित्व दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। दो प्रकार से व्यक्त किया जाता, ठीक है, जिसमें पहला है ऊष्मागतिकी स्थायित्व, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ऊष्मागतिकी स्थायित्व, ऊष्मागतिकी स्थायित्व जो किसके रूप में, के इक्विलिब्रियम के रूप में होगा। इसमें के इक्विलिब्रियम के रूप में हम स्थायित्व की व्याख्या करेंगे। ठीक है, दूसरा होगा बल गति की स्थायित्व, काइनेटिक स्टेबिलिटी। बल गति की स्थायित्व, काइनेटिक स्टेबिलिटी। इसमें हम के तथा आरओआर के रूप में स्थायित्व की व्याख्या करेंगे। के और आरओआर के रूप में स्थायित्व की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग लगा लेते हैं हम ऊष्मागतिकी स्थायित्व। पहली हेडिंग लगा लेते हैं ऊष्मागतिकी स्थायित्व। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ऊष्मागतिकी स्थायित्व, इसमें क्या होता है, ऊष्मागतिकी स्थायित्व में क्या होता है कि के इक्विलिब्रियम के रूप में हम क्या करते हैं, संकुल के स्थायित्व की व्याख्या करते हैं। के इक्विलिब्रियम के रूप में संकुल के स्थायित्व की व्याख्या करते हैं। और के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के इक्विलिब्रियम होता है संकुल निर्माण साम्य स्थिरांक होता है। ठीक है, संकुल निर्माण साम्य स्थिरांक। तो देखो ऊष्मागतिकी स्थायित्व में क्या है कि संकुल निर्माण अभिक्रिया में, संकुल निर्माण अभिक्रिया में, संकुल निर्माण अभिक्रिया में साम्य के साम्य स्थिरांक के रूप में, साम्य के साम्य स्थिरांक, साम्य के साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक क्या है, के इक्विलिब्रियम। साम्य स्थिरांक के रूप में स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। संकुल निर्माण अभिक्रिया में साम्य के साम्य स्थिरांक के रूप में स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। ठीक है, साम्य स्थिरांक क्या है, के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम है, के इक्विलिब्रियम के आधार पर हम क्या करेंगे, संकुल के स्थायित्व की व्याख्या करेंगे। ठीक है, जैसे एक संकुल निर्माण की अभिक्रिया है, ये संकुल निर्माण की अभिक्रिया एम एन प्लस एम एल, ये क्या है, धातु धनायन है। एम एन प्लस क्या है, धातु धनायन है। एल क्या है, लिगैंड है। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, एक संकुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक संकुल बनाते हैं। और ये संकुल जो है क्या है, साम्य में। ठीक है, एम एन प्लस और एन एल के साथ में ये संकुल क्या है, साम्य में है। इस साम्य का जो स्थिरांक है, इस साम्य का साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम, उसके रूप में इस ऊष्मागतिकी स्थायित्व की व्याख्या की जाती है या संकुल के स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो अब द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से क्या होता है, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से हम के इक्विलिब्रियम को कैसे दर्शाएंगे, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, के इक्विलिब्रियम क्या होता है, उत्पाद के सक्रियता गुणनफल बटा क्रिया कारक के सक्रियता गुणनफल। उत्पाद के सक्रियता गुणनफल ये क्या है, उत्पाद है,
बट्टा क्या हो जाएगा, क्रिया कारक की सक्रियता गुणनफल। ठीक है, तो देखो MLN अपॉन MN प्लस की सांद्रता इंटू L की सांद्रता की घात NL है ना, तो L की सांद्रता की घात है। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से हम K इक्विलिब्रियम को कैसे दर्शाते हैं, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू MLN यानी कि संकुल की सांद्रता बटा क्रिया कारकों की सांद्रताओं का गुणनफल। ठीक है, तो MN प्लस की सांद्रता इंटू L की सांद्रता की घातांक N, तो ये आ गया K इक्विलिब्रियम। अब देखो K इक्विलिब्रियम क्या है, संकुल निर्माण साम्य स्थिरांक। क्या है, संकुल निर्माण साम्य स्थिरांक। K इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पे संकुल निर्माण साम्य स्थिरांक। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे साइड में, K इक्विलिब्रियम संकुल निर्माण साम्य स्थिरांक, संकुल निर्माण साम्य स्थिरांक है। ठीक है, अब इसके इक्विलिब्रियम के आधार पर स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। तो देखो K इक्विलिब्रियम, यदि K इक्विलिब्रियम का मान क्या है, उच्च है, यदि K इक्विलिब्रियम का मान उच्च है तो संकुल क्या होगा, संकुल होगा स्थायी। क्या होगा, स्थायी संकुल होगा, संकुल। ठीक है, यदि K इक्विलिब्रियम का मान निम्न मान तो संकुल क्या होगा, अस्थायी होगा। क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, अस्थायी होगा। ठीक है, तो K इक्विलिब्रियम के आधार पर स्थायित्व की व्याख्या कैसे की जाती है, यदि K इक्विलिब्रियम का मान उच्च है या ज्यादा है तो संकुल क्या होगा, स्थायी होगा। यदि K इक्विलिब्रियम का मान कम है तो संकुल क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि संकुल का स्थायित्व जो है MLN, जो संकुल है ये बना है MLN, इस संकुल का स्थायित्व जो है वो क्या होगा, K इक्विलिब्रियम की क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि जितना ज्यादा K इक्विलिब्रियम होगा उतना ही ज्यादा संकुल क्या होगा, स्थायी होगा, है ना। तो संकुल का स्थायित्व, संकुल का स्थायित्व क्या होगा, समानुपाती K इक्विलिब्रियम। ठीक है, संकुल का स्थायित्व क्या हो जाएगा, समानुपाती K इक्विलिब्रियम। तो संकुल का स्थायित्व K इक्विलिब्रियम के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी कि K इक्विलिब्रियम का मान जितना ज्यादा होगा संकुल उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। K इक्विलिब्रियम का मान यदि कम है तो संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा, कम होगा या संकुल अस्थायी होगा। ठीक है, अस्थायी संकुल होगा। अब देखो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में या गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में K इक्विलिब्रियम को कैसे दर्शाते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में हम K इक्विलिब्रियम को कैसे दर्शाते हैं, या मुक्त ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का K इक्विलिब्रियम के साथ क्या संबंध होता है या क्या रिलेशन होता है, तो वो देखते हैं अपन। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में K इक्विलिब्रियम, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में K इक्विलिब्रियम। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के रूप में K इक्विलिब्रियम को हम कैसे दर्शाते हैं, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या होता है, -RT/ln K इक्विलिब्रियम, -RT/ln K इक्विलिब्रियम। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के साथ K इक्विलिब्रियम कैसे रिलेट होता है, तो डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू -RT/ln K इक्विलिब्रियम होता है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, -डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू RT/ln K इक्विलिब्रियम। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -डेल्टा जी नोड RT/ln K इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इससे क्या है, -डेल्टा जी नोड समानुपाती क्या होगा, K इक्विलिब्रियम होगा। -डेल्टा जी नोड समानुपाती क्या है, K इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी, माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, कमी दर्शा रहा है, तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी संकुल के स्थायित्व को दर्शाता है, संकुल के स्थायित्व को दर्शाता है। यानी कि इस
डेल्टा जी में जितनी ज्यादा कमी होगी संकुल का स्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। डेल्टा जी के मान में या डेल्टा जी नोड के मान में जितनी ज्यादा कमी होगी उतना ही संकुल क्या होगा, स्थायित्व होगा। यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी संकुल के स्थायित्व को दर्शाता है। ठीक है, अब ऊष्मागतिकी रूप में संकुल का स्थायित्व जो है वो डेल्टा एच के क्या होता है, समानुपाती होता है। डेल्टा एच नोड के क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन डेल्टा जी नोड के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा जी नोड की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर माइनस डेल्टा जी नोड क्या होगा, समानुपाती के इक्विलिब्रियम। माइनस डेल्टा जी नोड समानुपाती के इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन डेल्टा जी नोड, डेल्टा एच नोड क्या है, मानक एंथैल्पी परिवर्तन। डेल्टा एच नोड क्या है, मानक एंथैल्पी परिवर्तन या अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन में वृद्धि के साथ क्या होता है, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। वृद्धि के साथ क्या होता है, संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। तो देखो ऊष्मागतिकी रूप में संकुल का स्थायित्व ऊष्मागतिकी रूप में संकुल का स्थायित्व मानक अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन या मानक एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, मानक एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच नोड क्या होता है, डेल्टा एच नोड या अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच या अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच में वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है। ऊष्मागतिकी रूप में संकुल का स्थायित्व जो है मानक एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच नोड या अभिक्रिया एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच में वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है। वृद्धि के साथ बढ़ता है, वृद्धि के साथ बढ़ता है। वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो अतः संकुल का स्थायित्व देखो, अतः संकुल का स्थायित्व एक तो के इक्विलिब्रियम के समानुपाती होता है ना। के इक्विलिब्रियम का मान जितना ज्यादा उच्च होगा स्थायित्व उतना ही अधिक होगा संकुल का। ठीक है, दूसरा माइनस डेल्टा जी नोड के समानुपाती होता है, माइनस डेल्टा जी नोड के समानुपाती होता है। और तीसरा कौन सा है, डेल्टा एच नोड के क्या होता है, समानुपाती होता है। डेल्टा एच नोड के समानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा एच नोड का मान ज्यादा होगा तो संकुल का स्थायित्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो संकुल का स्थायित्व तीन कारकों पर निर्भर करता है, एक तो के इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नोड और डेल्टा एच नोड। तो संकुल का स्थायित्व समानुपाती के इक्विलिब्रियम समानुपाती माइनस डेल्टा जी नोड समानुपाती डेल्टा एच नोड। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्मागतिकी के रूप में संकुल का स्थायित्व। फिर अपन दूसरा लेते हैं बल गतिकी के रूप में, या संकुल का स्थायित्व या बल गतिकी स्थायित्व। बल गतिकी स्थायित्व दूसरा कौन सा है, बल गतिकी स्थायित्व। बल गतिकी स्थायित्व, बल गतिकी स्थायित्व में क्या होता है, के और आर के रूप में स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। के तथा आर के रूप में स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। ठीक है, के आर
के रूप में स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। ठीक है, के और ROR के रूप में स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। तो हम एक संकुल निर्माण की अभिक्रिया लेते हैं, वही सेम संकुल निर्माण की अभिक्रिया, संकुल निर्माण की अभिक्रिया MN++NL MLN। ठीक है, ये क्या है? संकुल निर्माण की अभिक्रिया है। क्या है? संकुल निर्माण की अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग ROR कैसे दर्शाते हैं? किससे? वेग नियम से। वेग नियम से इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग कैसे दर्शाएंगे? तो अभिक्रिया का वेग ROR इज इक्वल टू K ROR इज इक्वल टू K MN प्लस की सांद्रता की घातांक अल्फा इंटू L की सांद्रता की घात बीटा। ठीक है, तो अभी इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग किस तरह से दर्शाया अपन ने? तो देखो, अभिक्रिया का वेग ROR इज इक्वल टू K MN प्लस की घात अल्फा L की सांद्रता की घात MN प्लस की सांद्रता की घात अल्फा और L की सांद्रता की घात बीटा। अब हम अगर संकुलों की बात करते हैं, ठीक है, संकुलों की बात करते हैं, या संकुलों के लिए क्या होगा? संकुलों के लिए अभिक्रिया का वेग ROR कैसे दर्शाएंगे? ROR इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा यहाँ पे? MN प्लस और L की सांद्रता NL है ना, तो की सांद्रता क्या हो जाएगी? N हो जाएगी। तो संकुलों के लिए या संकुल निर्माण की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग किस तरह से होगा? ROR इज इक्वल टू K MN प्लस की सांद्रता इंटू L की सांद्रता की घातांक N। ठीक है, तो इससे क्या स्पष्ट होता है? अतः तो संकुल का स्थायित्व क्या हो जाएगा? ROR के समानुपाती और K के भी क्या होगा? समानुपाती होगा। ROR समानुपाती या K के भी क्या हो जाएगा? समानुपाती। अतः संकुल का स्थायित्व समानुपाती, ROR अभिक्रिया वेग के समानुपाती और समानुपाती किसके है? K के। अभिक्रिया वेग स्थिरांक के भी समानुपाती है। ठीक है, ये K क्या है यहाँ पे? ये K है संकुल निर्माण अभिक्रिया स्थिरांक। K क्या है यहाँ पे? संकुल निर्माण वैसे तो नॉर्मल अभिक्रिया के लिए K क्या होता है? अभिक्रिया वेग स्थिरांक होता है। संकुल निर्माण की अभिक्रिया में K क्या है? संकुल निर्माण अभिक्रिया स्थिरांक। क्या है? संकुल निर्माण अभिक्रिया स्थिरांक। ठीक है, क्या है? संकुल निर्माण अभिक्रिया स्थिरांक। तो संकुल का स्थायित्व ROR यानी कि अभिक्रिया वेग के समानुपाती है और संकुल निर्माण अभिक्रिया स्थिरांक K के भी क्या है? समानुपाती है। K के क्या है? समानुपाती है। ठीक है, तो K संकुल निर्माण अभिक्रिया स्थिरांक। अब K के रूप में देखो स्थायित्व की व्याख्या कैसे करते हैं। वहां पे ऊष्मागति की स्थायित्व में अपन ने किसके रूप में की थी? इक्विलिब्रियम के रूप में की थी। K इक्विलिब्रियम के रूप में की थी। यहाँ पे बल गति की स्थायित्व में हम क्या करेंगे? K के रूप में स्थायित्व की व्याख्या करेंगे। देखो K क्या है? संकुल निर्माण अभिक्रिया स्थिरांक है। यदि K का मान उच्च है, K का मान क्या है? मान उच्च है। K का मान उच्च है तो संकुल क्या होगा? संकुल होगा अक्रिय। संकुल क्या होगा? अक्रिय होगा। ठीक है, और K का मान यदि निम्न है, निम्न मान है K का, तो संकुल क्या होगा? चंचल होगा। क्या होगा? चंचल यानी कि लेबाइल। ठीक है, अब देखो
ऊष्मा गतिकी में या ऊष्मा गतिकी स्थायित्व में हमने क्या किया था? ऊष्मा गतिकी, तो देखो ऊष्मा गतिकी ने हम ऊष्मा गतिकी के स्थायित्व के रूप में हमने क्या उच्च के इक्विलिब्रियम के उच्च मान के लिए हमने कौन सा टर्म यूज किया था? स्थायी। ठीक है, और के निम्न मान के लिए कौन सा शब्द यूज किया था? अस्थायी, है ना। अब हम बल गतिकी स्थायित्व की बात कर रहे हैं, तो बल गतिकी में क्या होगा? के उच्च मान के लिए क्या होगा? संकुल अक्रिय होगा। यहाँ पे हम बल गतिकी में क्या यूज करेंगे? अक्रिय और चंचल शब्द यूज करेंगे, स्थायी और अस्थायी शब्द यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर के का मान उच्च है तो अक्रिय शब्द यूज करेंगे, और के का मान निम्न है तो क्या यूज करेंगे? चंचल शब्द यूज करेंगे। ठीक है, तो बल गतिकी में ये फर्क है। बल गतिकी में के का मान अगर उच्च है तो अक्रिय होगा संकुल, के का मान निम्न है तो संकुल क्या होगा? चंचल होगा या फिर लेबाइल होगा। ठीक है, तो अक्रिय यानी कि इनर्ट और चंचल यानी कि क्या होगा? लेबाइल होगा। क्या होगा? लेबाइल होगा। ठीक है, ऊष्मा गतिकी में हम क्या यूज करते थे? के इक्विलिब्रियम के मान के लिए अगर के इक्विलिब्रियम का मान उच्च है तो संकुल स्थायी है, निम्न है तो संकुल क्या है? अस्थायी। लेकिन यहाँ पे बल गतिकी स्थायित्व में यदि के का मान उच्च है तो संकुल क्या होगा? अक्रिय होगा, और के का मान निम्न है तो संकुल क्या होगा? चंचल होगा। ठीक है, वही है देखो, अगर स्थायी संकुल है, ठीक है, अगर किसी का स्थायित्व क्या है? ज्यादा है, तो वो क्या होगा? अक्रिय कम होगा, है ना। वो क्या होगा? अक्रिय होगा। अगर किसी का स्थायित्व ज्यादा है तो वो क्या होगा? अक्रिय होगा, है ना, उसमें मोशन नहीं होगा, स्थायित्व ज्यादा है। ठीक है, और अस्थायी है, अस्थायी का मतलब क्या होगा? वो लेबाइल होगा। वो क्या होगा? लेबाइल होगा। ठीक है, अस्थायी का मतलब क्या होगा? वो लेबाइल होगा। तो बल गतिकी में हम क्या यूज करते हैं? अक्रिय यानी कि इनर्ट और लेबाइल। ठीक है, या चंचल। अब पहले देखते हैं चंचल संकुल क्या होते हैं और अक्रिय संकुल क्या होते हैं। चंचल संकुल क्या होते हैं और अक्रिय संकुल क्या होते हैं, तो उसकी बात करते हैं अपन। तो हेडिंग लगा लेते हैं चंचल संकुल। चंचल संकुल, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, लेबाइल कॉम्प्लेक्स, चंचल संकुल या फिर लेबाइल कॉम्प्लेक्स। तो वे संकुल जो लिगेंड के साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं और नए संकुल में परिवर्तित हो जाते हैं। वे संकुल जो लिगेंड के साथ आदान प्रदान करते हैं, वे संकुल जो लिगेंड के साथ आदान प्रदान करते हैं, नए संकुलों में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चंचल संकुल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? चंचल संकुल कहते हैं। तो वे संकुल जो लिगेंड के साथ आदान प्रदान करते हैं, वे संकुल जो लिगेंड के साथ आदान प्रदान करते हैं, नए संकुल में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नए संकुल में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? चंचल संकुल कहते हैं। वे संकुल जो लिगेंड के साथ आदान प्रदान करते हैं, नए संकुलों में परिवर्तित हो जाते हैं, नए संकुलों में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे या उन्हें चंचल संकुल कहा जाता है। उन्हें चंचल या लेबाइल संकुल या कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो वे संकुल जो लिगेंड के साथ आदान प्रदान करते हैं, नए संकुलों में परिवर्तित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? चंचल संकुल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे CuSO4 के जलीय विलयन में, CuSO4 के जलीय विलयन में अमोनिया मिलाने पर H2O लिगेंड NH3 से क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो लिगेंडों का क्या हुआ? यहाँ पे आदान प्रदान हुआ। NH3 की H2O की जगह पे क्या आ गया? NH3 आ गया। ठीक है, तो देखो CuSO4 के जलीय विलयन है, CuSO4 के जलीय विलयन में
CuSO4 के जलीय विलयन में NH3 मिलाने पर या अमोनिया मिलाने पर, जलीय विलयन में अमोनिया मिलाने पर H2O लिगेंड NH3 से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। H2O लिगेंड NH3 से, NH3 लिगेंड से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब H2O के साथ, H2O के स्थान पर क्या आ जाता है, NH3 आ जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब H2O के स्थान पर कौन सा लिगेंड आ जाएगा, NH3 लिगेंड आ जाता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन देखते हैं तो CuH2O का होल 6 SO4, ये क्या है, CuSO4 का जलीय विलयन है। इसमें अपन ने क्या मिलाया, NH3 यानी कि अमोनिया मिलाया। तो क्या हो जाएगा, अमोनिया क्या करेगा, H2O की जगह ले लेगा। अमोनिया क्या करेगा, H2O की जगह लेगा। NH3 का होल 6 SO4। ठीक है, तो देखो CuH2O का होल 6 SO4 प्लस NH3 क्या किया, NH3 ने H2O लिगेंड की क्या कर ली, जगह ले लिया, उसको प्रतिस्थापित कर लिया। तो H2O की जगह पर क्या आ गया, अमोनिया आ गया, और प्लस क्या हो गया 6H2O, प्लस क्या हो गया, H2O को निकाल दिया, उसने प्रतिस्थापित कर लिया। तो NH3 ने H2O की जगह ले ली या NH3 ने H2O को प्रतिस्थापित कर लिया। तो ये लिगेंड क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, या क्या हो रहा है, लिगेंडों का विस्थानीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, विस्थानीकरण हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है, चंचल संकुल कहलाता है। ये क्या है, चंचल संकुल, यानी कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अतः वे संकुल जिनके लिगेंडों का विस्थानीकरण संभव है, वे संकुल जिनके लिगेंडों का विस्थानीकरण संभव है, क्या कहलाते हैं, चंचल संकुल कहलाते हैं। वे संकुल जिनके लिगेंडों का विस्थानीकरण संभव है, क्या कहलाते हैं, चंचल संकुल कहलाते हैं। वे संकुल जिनके लिगेंडों का विस्थानीकरण संभव है, वे चंचल संकुल कहलाते हैं। संभव है, वे चंचल संकुल कहलाते। ठीक है, तो वे संकुल जिनके लिगेंडों का विस्थानीकरण संभव है, वे चंचल संकुल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चंचल संकुल के बारे में। अब नेक्स्ट आता है अपने अक्रिय संकुल या इनर्ट कॉम्प्लेक्स। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।